अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छा, थोड़ा लेट हो गया रिकॉर्डिंग का, बहरहाल मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब आपके साथ। तो इसको हम जो है देख लेते हैं। इसमें हमने ये कर लिया था क्वेश्चन, आपको याद होगा, ब्रेक इवन एबिट का, और मैंने आपको समझाया भी था इसका, इसकी मैंने रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर कर दी थी। और हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया था, होम मेड लीवरेज वाला ना। इसमें थोड़ा सा ये था कि स्टेप्स थे, मैंने आपको बताए थे, उसको आप देख लीजिएगा, अगर समझ नहीं आया तो फिर पूछ लीजिएगा। ठीक है। सबसे पहले तो आपकी जो अनलीवर्ड कंपनी है, उसका सारा कुछ दिया हुआ है। तो आपने लीवर्ड जब इसको करेंगे, तो लीवर्ड करेंगे तो उसका डाटा यहाँ पे गिवन है आपके पास ना। ठीक है। यहाँ पे ये क्या बता रहा है जी, एबिट कितना है, 1 लाख है। 50,000 जो शेयर्स हैं वो आउटस्टैंडिंग है, मार्केट प्राइस उसकी $20 है शेयर की। और अभी अभी कंपनी ने डिसाइड किया कि वो 4 लाख का डेट इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो 4 लाख का डेट है, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो 8% है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट निकाल लें आप। 4 लाख के ऊपर 8% क्या इंटरेस्ट आएगा। तो फिर आप ये देख लें कि 4 लाख में कितने शेयर्स आएंगे। 20 से डिवाइड करेंगे तो शेयर्स भी आपके पास आ जाएंगे। ठीक है। तो जैसे ही आप इंटरेस्ट निकालेंगे तो उसके हिसाब से आप उसका क्या निकाल सकते हैं, यू कैन फाइंड आउट द इंटरेस्ट। तो फिर नेट इनकम भी उसकी निकाल सकते हैं आप, कितनी आएगी। टैक्स है नहीं इसके अंदर। ठीक है। टैक्स इसमें होता तो फिर टैक्स भी निकालते। तो टैक्स है नहीं इसके अंदर, हमने जो एज्यूम किया हुआ है। और नंबर ऑफ शेयर्स 50,000 है। जब आप डेट लेंगे तो उससे रीपरचेज करेंगे शेयर्स को। तो आपको 40,000 का आप डेट ले रहे हैं, $20 जो है एक शेयर की प्राइस है। तो 20 से डिवाइड करके आप निकाल लेंगे, 20,000 शेयर आपके रीपरचेज हो जाएंगे। आपके पास ओरिजिनली 50,000 हैं, तो 20,000 रीपरचेज करेंगे तो 30,000 रह जाएंगे। तो 30,000 को आप डिवाइड कर देंगे नेट इनकम पे, जो आपकी नेट इनकम आएगी आफ्टर फाइंडिंग आउट द इंटरेस्ट। तो वो आपकी 32,000 आ रही है। 4 लाख के ऊपर 8%, 32,000 अपना इंटरेस्ट है। ये इसमें से 1 लाख में से आपने निकाल दिया, तो नेट इनकम आपकी 68,000 आई। बिकॉज आपने वो 40 लाख 4 लाख जो है वो यूज़ किया है रीपरचेज करने के लिए। तो आपके जो शेयर्स आउटस्टैंडिंग रह गए वो 30 रह गए। तो 68,000 को 30 पे डिवाइड किया तो आपके पास नया ईपीएस आ गया। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है, यू विल फाइंड अनलीवर्ड कंपनी का। तो आपके पास ऑलरेडी ईपीएस भी है, ठीक है, इनकम भी है, सारा कुछ है। तो आपने लीवर्ड कंपनी का ईपीएस निकाल लेना है। ठीक है। तो आपका अनलीवर्ड कंपनी है अगर, अब देखें इसमें जो क्वेश्चन है, वापस दोबारा क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन में है कि जी फ्रेड के पास जो है ना, फ्रेड ओन्स, यहाँ से देखें, फ्रेड ओन्स 20,000 शेयर्स ऑफ एबको स्टॉक। फ्रेड वांट्स टू यूज़ होम मेड लिवरेज। वो कहता है कि फ्रेड को पसंद नहीं है कि कंपनी ने जो किया है ना वो पसंद नहीं है। वो कहता है कि वो लीवरेज अपनी उसमें जो उसने शेयर्स लिए हुए हैं उसमें लीवरेज का इफेक्ट नहीं लेना चाहता, ऑफसेट करना चाहता है उसको। ठीक है। तो 20,000 शेयर्स इसके पास हैं। जब कंपनी अनलीवर्ड थी तो इसकी कितनी वैल्यू थी, इसके 20,000 शेयर्स की, सॉरी इसकी अर्निंग कितनी थी। अर्निंग अभी हमने देखी कि अर्निंग पर शेयर जो है लीवर्ड कंपनी की है $2, और अनलीवर्ड अनलीवर्ड की $2 और लीवर्ड की 2667 है। तो आपकी जो अर्निंग है वो कितनी इंक्रीज कर रही है जी। अनलीवर्ड में आपकी अर्निंग आ रही थी 40,000 की, अभी लीवर्ड के अंदर आपकी अर्निंग कितनी होगी, 45,334 की। तो इसको आप एक दफ़ा अर्निंग निकाल लें लीवर्ड के साथ अनलीवर्ड की, फ्रेड की इनकम निकाल रहे हैं। ठीक है। तो वो क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करके इसको 40,000 पे लेके आएगा और शेयर्स वो सेल करेगा। ठीक है। तो अब हम देखते हैं, उसके बाद हमने क्या देखना है, जब हमने लीवर्ड कंपनी बनाई, पहले तो अनलीवर्ड थी, टोटल इक्विटी थी ना इसके अंदर, यहाँ पे टोटल इक्विटी थी, डेट था ही नहीं, इंटरेस्ट नहीं आ रहा। ठीक है। तो फिर आपने डेट ले लिया। तो आपने जब डेट लिया तो आपका क्या बना जी, आपने कहा जी आपके पास जो स्टॉक अब आउटस्टैंडिंग रह गया वो 30,000 है, $20 का एक स्टॉक है, एक शेयर है। तो टोटल वैल्यू 6 लाख बन गई। तो आपने 4 लाख का डेट यूज़ किया, तो आपके पास वही 1 लाख, 1 लाख 10 लाख बन गए, वही 10 लाख ही हैं। ठीक है। तो इसमें आपने वेट्स निकाल लिए, लीवर्ड कंपनी के अंदर आपने वेट्स निकाल लिए, यही वेट्स आप अप्लाई करेंगे फ्रेड के ऊपर। ठीक है। तो इसमें 60-40 का वेट बन गया आपका। ठीक है। तो जो इन्वेस्ट किए हुए हैं आपके फ्रेड ने, जिसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसके 20,000 शेयर्स हैं। ठीक है। उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है जी, 40,000 की इन्वेस्टमेंट है।
टोटल इन्वेस्टमेंट 20,000 शेयर्स थे, अनलीवर्ड कंपनी थी, उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 4 लाख की थी। तो स्टॉक में जो है अब आप इसकी वो पोजीशन बनाएंगे, वही 60% अगर आप रखते हैं इसका, जो कि 60% आपकी इक्विटी है, तो वो अनलीवर्ड है, ठीक है। 60% ऑफ 40,000 4 लाख का क्या बन जाएगा जी? टोटल इन्वेस्टमेंट का, फ्रेड की इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 4 लाख थी। 4 लाख का 60% कितना बनेगा? 2,40,000। 2,40,000 तो फ्रेड रहने देगा इसी के अंदर, ठीक है। और इसमें वो देखता है कि कितने शेयर्स बनते हैं इसके, 2,40,000 के। तो $20 का एक शेयर है, शेयर को डिवाइड कर दें जो प्राइस है इक्विटी के अंदर, इसकी जो वैल्यू है 4 लाख में से 2,40,000 इसका इक्विटी के अंदर है, और बाकी का 1,60,000 इसका किस में है? वो इसका डेट के अंदर है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यू सिचुएशन। तो आप इसको जो इसकी इक्विटी में है उससे डिवाइड करके देख लें तो 12,000 शेयर बनते हैं। इसका मतलब है वो 12,000 शेयर अपने पास रख ले, और बाकी के जो, क्योंकि 20,000 में से 12,000 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 8,000 शेयर। तो 8,000 शेयर जो बाकी की हैं वो क्या कह रहा है, वो उसको वो आप लोन आउट कर दें। 8,000 शेयर को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी यही आएगा, 1,60,000, ठीक है, 160,000 आएगा। बट अगर आप इसी की जो डेट इक्विटी रेशियो है उसको भी अप्लाई करते हैं, आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 4 लाख की है, 60% आपका इक्विटी के अंदर है, विच इज़ एक्चुअली 12,000 शेयर अगर वो कीप करता है, अपने पास रखता है, तो उसकी कितनी रहेगी? अनलिवर्ड सिचुएशन रहेगी उसकी, ठीक है। और बाकी 40% जो लोन में है, वो कहता है वो बजाय ये करने के, वो जितने शेयर्स बनते हैं, ठीक है, इस अमाउंट के, उनको क्या करेगा? वो सेल आउट कर देगा। 40% ऑफ 4,400,000, 160,000 बना, तो ये हमने निकाल लिया। हमने कहा ये अमाउंट उसने क्या करनी है? उसने लोन में दे देनी है, और सेम इंटरेस्ट पे देनी है, ठीक है। 8% इंटरेस्ट पे बेसिकली कंपनी ने लोन लिया था ना, तो ये भी 8% पे लोन पे दे देगा। नो कंपनी डेट एंड नो होम मेड लीवरेज। उस सूरत में आपकी जो 20,000 शेयर्स थे उसके ऊपर आपकी इनकम कितनी बन रही थी? 40,000 बन रही थी, ठीक है। ईपीएस $22 था इन केस अगर लीवरेज ना हो तो। अब होम मेड लीवरेज आपने यूज की है ऑफसेट करने के लिए इस उस लीवरेज को जो कि कंपनी ने ली है, ठीक है। लोन जो कंपनी ने लिया है वो आप नहीं लेना चाहते, तो आप क्या करेंगे जी? अब क्योंकि कंपनी तो लीवर्ड हो गई है, ठीक है, लीवर्ड हो गई, लेकिन आपने कितने शेयर्स रखे अपने पास? 12,000 शेयर आप रख रहे हैं, 8,000 शेयर आप क्या कर रहे हैं? सेल आउट कर रहे हैं। 8,000 शेयर आप सेल आउट करेंगे 20 के हिसाब से, तो 1,60,000 बनेगा। तो 12,000 शेयर्स आपके पास हैं, उसकी ऊपर अब जो नई आपने ईपीएस निकाली थी लीवर्ड कंपनी की, वो 2.2667 थी, उसके हिसाब से आप देखें तो कितनी अमाउंट बनती है? ये बनती है। और जो आपने लोन दिया है, लोन दिया है आपने 4 लाख का 8% के साथ, ये मेरे ख्याल में सही नहीं लिखा हुआ। 1,60,000 के साथ इसको देखेंगे, आप ज़रा इसको चेक करके देख लें, ठीक है। इसको ज़रा चेक करके देख लें, मैं अभी चेक कर लेता हूँ ये कितनी अमाउंट बनती है। ये है जी 4 लाख मल्टीप्लाइड बाई 0.08, ये 32,000 बनता है। तो ये अमाउंट गलत है, ठीक है, ये 4 लाख नहीं है। इंस्टेड ये इसको ठीक कर लीजिएगा, ये बनेगी 1,60,000, और इसके साथ अगर 0.08 को मल्टीप्लाई करते हैं तो देन यू विल हैव 12,800। ये अमाउंट सही नहीं है, ठीक है, इस स्लाइड में ये अमाउंट ठीक नहीं है, इसको ठीक कर लीजिएगा। 1,60,000 का 8% जो है वो बनता है 12,800। तो आप देखें, आपने जो 1,60,000 जो है, जो कि 8,000 शेयर्स हैं, 12,000 शेयर्स आपने रखे, उसके ऊपर जो इनकम आपको मिलनी है वो क्या है? वो अर्निंग पर शेयर ही है आपकी, जो आप अर्न कर रहे हैं उसके ऊपर, वो 27,200 बन रहा है। और रिमेनिंग जो आपके 8,000 शेयर्स थे वो आपने सेल आउट कर दिए 20 के हिसाब से, 20 का शेयर था, तो आपके पास 1,60,000 है, और सेम अमाउंट आपने क्या कर दी? लोन आउट कर दी। जब आपने लोन आउट कर दी तो आपके पास कितनी अमाउंट आएगी इंटरेस्ट से? जो आपने लैंडिंग की है, आपने लोन दिया है, उसके ऊपर 8% इंटरेस्ट आप ले रहे हैं, तो 8% इंटरेस्ट उसके ऊपर लेंगे तो वो 12,800 बनेगा, 12,800। तो आप इनको टोटल करेंगे तो आपकी इनकम उतनी ही रही, 40,000 ही रही जितनी आपके पास पहले थी। इसमें बस सिर्फ इस वैल्यू को आप ठीक कर लीजिएगा, ये वैल्यू सही नहीं, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, ये वैल्यू सही नहीं, यहाँ पे 1,60,000 आएगा।
ठीक है, फिर इसकी ये वैल्यू जो कैलकुलेशन है वो सही आती है। ये टाइपो है यहाँ पे। अच्छा जी, तो ये आपने, उसने क्वेश्चन क्या था, हम क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी शेयर्स ऑफ एप्को स्टॉक मस्ट फ्रेड सेल टू अचीव हिज गोल इफ ही लोन्स आउट द फंड्स फ्रॉम द स्टॉक सेल एट 8% इंटरेस्ट। उसने खुद बताया हुआ 8% इंटरेस्ट पे वो लोन आउट कर देगा। तो कितने शेयर सेल करेगा, तो वो शेयर सेल करेगा आपके 8,000। यहाँ उसने जवाब फिर भी नहीं लिखा, 8,000, ठीक है। 160,000 डिवाइड बाई 20, तो आपके 8,000 शेयर आते हैं। या फिर ये है कि आपने ऊपर जैसे निकाला था, वो हमने पोर्शन निकाला था ना यहाँ पे, ठीक है। तो पोर्शन निकाला था, तो यहाँ इस पोर्शन को हमने कन्वर्ट किया शेयर्स के अंदर, इसको भी कन्वर्ट करेंगे 1,60,000 जो लोन आउट कर रहे हैं। ये उसका क्वेश्चन ये था बेसिकली। आगे तो हम प्रूव कर रहे हैं ना, 1,60,000 और इसको डिवाइड कर दें आप 20 से, so it comes out to be 8,000 shares. So this is basically the question which is actually not solved on the slide correctly. तो ये इस तरह से इसका जवाब बनेगा, राइट। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। ये क्वेश्चन भी वैसे हमने कर लिया था somehow। उस क्वेश्चन की आप तरतीब याद कर लें। इस क्वेश्चन की तरतीब क्या है, तरतीब ये है कि आपकी अनलिवर्ड फॉर्म की सारी सिचुएशन दी हुई है, ईपीएस आप निकाल लेंगे, ठीक है। और जब लीवर्ड होगी कंपनी तो उसके अंदर इंटरेस्ट को डाल के दोबारा आप ईपीएस निकालेंगे, लीवर्ड कंपनी का ईपीएस और अनलीवर्ड कंपनी का ईपीएस। तो ये इंटरेस्ट वगैरह जो चीज़ें वहाँ पे आप यूज़ करें कि कितने शेयर्स आपके आउटस्टैंडिंग रह जाएंगे, क्योंकि आप जो लोन ले रहे हैं उससे आप अपना स्टॉक ही रिपरचेज कर रहे हैं, तो स्टॉक आउटस्टैंडिंग कम हो रहा है आपका, तो ईपीएस वगैरह उसी के हिसाब से निकलेगा, ठीक है। तो फिर आपने दोनों का ईपीएस निकाल लिया, लीवर्ड और अनलीवर्ड कंपनी का। सबसे पहले ये करना है, लीवर्ड कंपनी की सिचुएशन गिवन है, टैक्सेस नहीं है इस सूरत के अंदर ना। अच्छा, आपने दोनों के ऊपर अर्निंग देख ली, ठीक है। लीवर्ड कंपनी है तो फ्रेड के शेयर्स पे कितनी अर्निंग हो रही है, और अगर अनलिवर्ड कंपनी थी तो फ्रेड की जो अर्निंग थी वो कितनी थी उन शेयर्स के ऊपर, तो दोनों को निकाल लिया, ठीक है। देन यू विल फाइंड द न्यू सिचुएशन। लीवर्ड कंपनी बन गई तो अभी आप उसकी डेट इक्विटी की रेशो निकालेंगे, रेशो को आप अप्लाई करेंगे ऑन द इन्वेस्टमेंट आप निकाल लेंगे। फ्रेड की कितनी इन्वेस्टमेंट है, $20 का एक शेयर है, 20,000 शेयर हैं उसके पास, तो उसकी इन्वेस्टमेंट 4 लाख की है, ठीक है। 400,000 की उसकी इन्वेस्टमेंट है, 60% यानी आपकी इक्विटी थी, तो 60% इक्विटी को आपने जो वैल्यू आएगी उसकी, उसको आप कन्वर्ट कर लें नंबर ऑफ शेयर्स में, वो अपने पास रखेगा, और जो लोन आउट करेगा वो भी आप निकाल लें। और आगे वो प्रूव कर रहा है इसको कि उसके पास इनकम उतनी ही रहेगी जब वो अनलिवर्ड थी और लिवर्ड थी, दोनों सूत्रों में, which is basically showing that Fred offset the effect of leverage। तो उसने होम मेड लिवरेज कर ली, यानी अपनी लिवरेज खुद बना ली, ठीक है जी। ये इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डेट फ्री कंपनी, डेट फ्री फर्म्स करंटली हैज़ 400,000 शेयर्स ऑफ स्टॉक आउटस्टैंडिंग। तो कंपनी कंसिडर कर रही है कि वो स्टॉक को रिड्यूस कर दे 3,000 के ऊपर। टू डू दिस फर्म विल हैव टू बारो 5 मिलियन, यानी 5 मिलियन बारो करेगी, और 5 मिलियन बारो करके वो क्या करेगी, रीपरचेज ही करेगी। अब उसने वर्डिंग चेंज कर दी, क्वेश्चन वैसे ही है। और जो बारो कर रही है अमाउंट, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो 8% है, ठीक है। वो कहता है इग्नोर कर दें टैक्स को, पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने टैक्स को इग्नोर किया था। तो कहता है वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी होगी, हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ द फर्म। तो वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होती है, बेसिकली वैल्यू ऑफ द फर्म को हम देख लेते हैं। प्राइस पर शेयर पहले निकाल लें, ठीक है। एक एक शेयर की प्राइस कितनी होगी, एक शेयर की प्राइस कितनी होगी, हमने कहा जी कि 4 लाख से 3 लाख शेयर्स के ऊपर आप जा रहे हैं, और 5 मिलियन का आप लोन ले रहे हैं, तो 5 मिलियन का लोन है, और कितने शेयर्स आप रीपरचेज कर रहे हैं 5 मिलियन के लोन से, तो वो आप डिवाइड कर देंगे, तो यू विल फाइंड दी 5 मिलियन डिवाइड बाई 1 लाख शेयर्स आप परचेज कर रहे हैं, 400,000 माइनस 300,000, तो 100,000 शेयर्स यू कैन रीपरचेज, एंड यू आर रिड्यूसिंग फ्रॉम 400,000 टू 300,000 शेयर्स। तो आपका एक शेयर कितने का आएगा, $50 का आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड दी वैल्यू पर शेयर, है प्राइस पर शेयर। तो फिर आपने क्या किया, आपने कहते हैं कि वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म और वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। लीवर्ड फर्म के अंदर क्या होता है, वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये इक्विटी है, ठीक है। इक्विटी क्या है, शेयर्स ही है ना आपके। वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ डेट,
और इधर दूसरी तरफ जो है अनलीवर्ड कंपनी के अंदर तो डेट होता नहीं है, तो सिंपली आपकी इक्विटी आती है, इक्विटी ही आपकी होती है। तो हमारे पास पहले कितने शेयर थे जी? हमारे पास 400,000 शेयर थे जब हमने लोन नहीं लिया था, और एक शेयर की वैल्यू हमने अभी निकाली है 50, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें कि आपके अभी कितने आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, 300,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग है 50 के हिसाब से, और आपने कितना लोन लिया, 5 मिलियन का लोन लिया। तो आप देखें दोनों चीज़ें बराबर आ गई, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द कंपनी कितनी होगी? बेसिकली द वैल्यू ऑफ द कंपनी विल बी 20 मिलियन होगी। तो आपने वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल ली इस तरह से, ठीक है। वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन, बस इसकी अंडरस्टैंडिंग है वो आप डेवलप कर लें। अगर वो क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स यहाँ से एक नई चीज़ शुरू हो रही है, शायद ये आई थिंक शायद पहले क्लास में इस तरह से डिस्कस नहीं हुई, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लें, मैं ये समझा देता हूँ आपको, ठीक है। वॉल्टर स्टोर हैज़ अ डेट इक्विटी रेशियो ऑफ 0.6, ठीक है। डेट इक्विटी रेशियो मतलब ये हमने पहले भी किया था डेट इक्विटी के क्वेश्चन। तो डेट अगर 0.6 आ रहा है तो इक्विटी कितनी होगी? इक्विटी 1 होगी, ठीक है। द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन द एसेट्स इज 12%, ठीक है। जो एसेट्स हैं आपकी कंपनी के, उसके ऊपर जो रिटर्न है वो कितना है जी? 12% है। एंड प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, प्री टैक्स का मतलब है टैक्स लगाने से पहले जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो कितनी है? वो 8% है। तो आपका कॉस्ट ऑफ डेट जो है, दैट इज कॉस्ट ऑफ डेट को हमने क्या बोला था? हमने कहा था कॉस्ट ऑफ डेट विल बी कॉल्ड एट केडी, ठीक है। केडी बोला था ना हमने। इसको जरा तवज्जो से सुनिएगा, ठीक है। केडी इज 8%, ये 8% है, 0.08 कर देते हैं, 0.08, ठीक है। और रिटर्न ऑन एसेट्स ये कितना है? टैक्स आप कह रहे हैं कि टैक्स जीरो है, ठीक है, टैक्स को जीरो कर दें हम। इसको मैं इसको बताता हूँ आपको, अगर टैक्स होगा तो क्या इसके अंदर चेंजेस आती है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी? कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगी? कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है जी? के ई है ना। अगर हम वैक का फार्मूला याद करें तो के ई है, तो वैक का यही फार्मूला है, ठीक है। ये यहाँ पे जो लिखा हुआ, दिस इज वैक। उसने खुद कहा है कि टैक्सेस नहीं है, इसलिए उसने आरडी के साथ 1 माइनस टी नहीं लगाया। तो इसका जो एक्चुअल फार्मूला है उसमें 1 माइनस टी है। मैं 1 माइनस टी लिख भी दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा टैक्सेस है ही नहीं, इग्नोर कर रहे हैं टैक्सेस, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वैक का यही फार्मूला है ना, इक्विटी की इसका वेट, ठीक है। और वी का मतलब क्या? इक्विटी प्लस डेट, यानी टोटल वैल्यू आपकी ये है। तो ये प्रोपोर्शन उसकी आ गई, ये उसकी आ गई, ठीक है। तो हम जब भी किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें इस चीज़ का अच्छी तरह से पता है कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, हम जितना जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब हम जो उसके लिए प्रोजेक्ट के लिए जो फाइनेंसेस अरेंज कर रहे हैं और उसके लिए जो हमें पैसे देने पड़ेंगे, वो हम कहते हैं कि मिनिमम हमें उतना मिले तो हम फिर उस प्रोजेक्ट को लेने के लिए तैयार हैं, यानी हमारा रिटर्न मिनिमम उतना होना चाहिए। तो हम जो सेट करते हैं लेवल, हम कहते हैं कि जो हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी हम कितना रिटर्न चाहते हैं उस प्रोजेक्ट से, हमें कितना प्रॉफिट हो, कितनी अर्निंग हो, तो हम इतने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे ये फाइनेंसेस अरेंज कर सकते हैं, यानी हम उसको पे करें और कुछ बचे भी सही हमें। तो मिनिमम लेवल हम कितना सेट करते हैं इसका, हम कहते हैं मिनिमम लेवल इसका वही होगा जो कि वैक होगा। वैक मीन्स जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा, यानी मैं अगर लोन ले रहा हूँ तो मे बी मेरे पास कुछ और बेनिफिट्स मिल रहे हों, लेकिन मैं अगर 12% पे लोन ले रहा हूँ या 15% पे लोन ले रहा हूँ, तो एटलीस्ट मुझे 15% अर्न करने चाहिए ना वहाँ से। जितना मैं अर्न करूँगा पूरा उनको दे दूँगा, मे बी मैं उसमें रिप्यूट अर्न कर रहा हूँ, मैं अपने सप्लायर्स नेटवर्क बना रहा हूँ, मैं अपना कस्टमर लॉयल्टी बना रहा हूँ, सारी चीज़ें बना रहा हूँ, अपना नाम बना रहा हूँ, ठीक है। आई एम अर्निंग नथिंग, ज़ीरो, यानी ब्रेक इवन पे हूँ मैं, नो प्रॉफिट नो लॉस भी हो, तो इन दैट केस मुझे क्या होगा कि मैं उतना अर्न करूँ जितना मेरी कॉस्ट है उसकी, लोन की, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल है मेरा। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका जो है वैक जो है, हम कहते हैं कि वैक को ही हम कहते हैं कि ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। तो हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? रिक्वायर्ड रिटर्न या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वो आपका बेसिकली वैक ही होता है। और किसके ऊपर आप अर्न कर रहे होते हैं? बेसिकली जो आपने प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसे लगाए हैं एसेट्स के ऊपर, उसी के ऊपर अर्न कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट हम वैक को बोल सकते हैं कि वैक क्या है? इट इज रिटर्न ऑन
एसेट्स, हमारे जितने भी एसेट्स हैं कंपनी के आर ए, मैं इसके सबस्क्रिप्ट में लिखता हूँ। तो वैक क्या है? वैक इज आर ए, वैक इज आर ए। दिस इज न्यू थिंग आई थिंक, बट यू can easily grasp the idea. It's a very wonderful formula in कैपिटल स्ट्रक्चर। हम इसी को यूज करते हैं और फिर इसी से ही वैक निकालते हैं बाद में, ठीक है। तो वैक आपका, हम कहते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो मिनिमम वैक होना चाहिए आपका, ठीक है। मिनिमम वैक होना चाहिए का मतलब क्या है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। एक हम निकालते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, वो डिफरेंट होता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से। इक्वल हो सकता है इसके समटाइम, लेकिन आपका जो वैक है वो आर है। तो मैंने वैक को रिप्लेस कर दिया किससे? वैक को रिप्लेस कर दिया आर ए के साथ, ठीक है। और यहां पे हमने क्या लिखा था? हमने यहां पे के ई लिखा था ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और यहां पे लिखा था कॉस्ट ऑफ डेट। तो हमने ऑलरेडी इसकी बात की थी कि ये जो आर डी है, आर डी और आर ई, ये सिर्फ पर्सपेक्टिव का डिफरेंस है। एक आदमी दे रहा है, एक का रिटर्न है, एक की कॉस्ट है। जो पे कर रहा है उसकी कॉस्ट है, जो ले रहा है उसके लिए रिटर्न है। तो दोनों सेम चीजें। तो यहां उसने इंस्टेड ऑफ राइटिंग के ई उसने क्या लिखा है? आर ई, और आर कैपिटल में लिख दिया। यू कैन ऑल्सो राइट आर स्मॉल में लिख दें, आप उसको बता दें कि स्मॉल आर ई क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी या कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। और आर डी क्या है? रिटर्न ऑन डेट या कॉस्ट ऑफ डेट है, ठीक है। तो आपने इसको भी रिप्लेस कर दिया, नहीं इसको तो एज इट इज रहने दिया। तो वैक को रिप्लेस किया, इसको एज इट इज रहने दिया। अब आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे जब, तो आर ई की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो आर ई की वैल्यू कुछ इस तरह से बनेगी, आर ई इज इक्वल टू आर ए प्लस आर ए माइनस आर डी इंटू डी ओवर ई। अगर इसमें टैक्स जीरो ना होता तो हम इसके साथ वन माइनस टी भी लिख रहे होते हैं, ठीक है, आफ्टर टैक्स। उसने हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आफ्टर टैक्स हो जाता है, वन माइनस टी करते हैं तो आफ्टर टैक्स हो जाता है, ठीक है। अच्छा, मैं इसको इसको आपके सामने सॉल्व करके दिखा देता हूं कि ये किस तरह से होगा, ठीक है। इधर हमने लिया आर ए, दिस इज आर ए, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। मैं इसीलिए मैं ये चाह रहा था कि आप ये इसकी क्लासेस वगैरह ले लें, ठीक है। अब इसमें देखें, ई ओवर वी है, ई ओवर वी। मैं इसी क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, ये वाली क्वेश्चन लिख रहा हूँ, दिस इक्वेशन रिपीटिंग, या इसको रिपीट कर रहा हूँ वैक वाली क्वेश्चन को। मैंने वैक को कहा है कि ये आर ए, ई ओवर वी इंटू आर ई प्लस डी ओवर वी आर डी। निकालना मैं क्या चाहता हूँ? मैं निकालना चाहता हूँ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है? आर आर ई या के ई है, ठीक है। आर ई निकालना चाहता हूँ, तो मैं इसको अलग करूंगा ना, आर ई को अलग करूंगा सबसे। तो मैं कहता हूँ कि इस वैल्यू पूरी को इधर लेके जाता हूँ। मैं क्या करूंगा इसको? मैं इसको ऐसे कर दूंगा, आर ए, और इसके साथ मैं प्लस कर देता हूँ। इस पूरी वैल्यू को मैं इधर लेके गया, ये प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, सॉरी, इट वुड बी, सॉरी क्या हो गया, पेन बंद हो गया था, इरेजर। ठीक है, माइनस, और ये जस्ट आई एम शोइंग यू व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग, डी ओवर वी और आर डी, ठीक है। अब आपने क्या किया इसको, आपने इस तरफ क्या है, इस तरफ ई और ई ओवर वी भी है, तो हम ई ओवर वी को, यहाँ आर ई है हमारे पास, आर ई ओवर वी भी है इसके साथ। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ई ओवर वी को दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। या इसको वी ओवर ई कर दो, दोनों तरफ, इधर भी वी ओवर ई कर दो
और इधर भी वी ओवर ई कर मल्टीप्लाई करें। वी ओवर ई, तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा वी ओवर ई। मैं इसका कलर चेंज कर लूँ, इसका कौन सा कलर कर दें कि नज़र आ जाए। ग्रीन, ग्रीन नज़र आएगा, ग्रीन नज़र आएगा। तो नहीं, अच्छा मैं यहाँ नीचे कर देता हूँ, ठीक है। ये v ओवर e कर दिया, ठीक है। तो v के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर d ओवर e बच गया। तो d क्या है, d हमने ऑलरेडी देखा है, v e ओवर v, हाँ v कैंसिल हो रहा है, e ओवर v मल्टीप्लाई होगा, तो v ओवर e हो गया, d ओवर v, तो इधर v ओवर e हो गया, तो d ओवर e हो गया, ठीक है। ये d ओवर e हो गया। तो यहाँ पे ये बन गया। अब इसकी जो हम सिचुएशन बनाएंगे, इस साइड पे तो ये ई के साथ कैंसिल हो गया, वी के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। ये वी ओवर ई आ गया। तो वी को हमने कहा, वी क्या था, इक्विटी प्लस डेट था, वैल्यू, टोटल वैल्यू। तो हम इसको वी की जगह ई ओवर ई प्लस डी लिख देते हैं। और नीचे किससे डिवाइड हो रहा है, ई से डिवाइड हो रहा है, आर ए। और आगे क्या बचा हुआ है, आगे हमारे पास बचा हुआ है डी, ऊपर से डी बचा हुआ है, नीचे से ई बचा हुआ है, और ये है आर डी। सॉरी, एक मिस्टेक मैंने की है यहाँ, ये माइनस का साइन, प्लस का नहीं है, ठीक है। अब देखें, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। ऊपर जो वैल्यूज हैं हम इसको यूं लिख सकते हैं, ई ओवर ई। अगर हम इकट्ठा करेंगे तो तब भी ये यही वैल्यू बनेगी ना, ई ओवर ई प्लस डी ओवर ई। ऐसे हम लिख सकते हैं। अगर हम इसको वापस ई को, अगर हम इसका एलसीएम लें तो फिर ई प्लस डी बन जाएगा और नीचे ई आ जाएगा। तो मैंने इसको अलग अलग कर दिया, ठीक है। माइनस डी ओवर ई आर डी। तो इसमें आप देखें, ये ई ओवर ई है, तो ये तो वन हो जाएगा। जब वन होगा तो ये क्या बन जाएगा, इट वुड बिकम आर ओवर ए, आर ए, सॉरी, आर ए, इसके साथ आर ए मल्टीप्लाई, ये डी ओवर ई इसके साथ भी है, डी ओवर ई इसके साथ भी है। तो आप क्या करेंगे, डी ओवर ई को कॉमन अगर निकाल लें दोनों में से, तो आर ए माइनस आर डी बच जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं यूँ, प्लस आर ए माइनस आर डी, और ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, डी ओवर ई के साथ। तो पता नहीं, ये आपको, ये तो नज़र ही नहीं आ रहा होगा जो मैं नीचे लिख रहा हूँ। बहरहाल ये आपको इसको सॉल्व करेंगे तो यही बन जाएगा, ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। ये फॉर्म बन जाएगी। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द cost of equity. This is cost of equity. Return on equity and cost of equity is the same thing, ठीक है। तो how could we find out, हम आर ए की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, आर ए हमारे पास 12% है, ठीक है। और आर डी कितना है, प्री टैक्स आर डी, प्री टैक्स आर डी इज 8%। तो ये हमारे पास आर ए की वैल्यू भी है, ठीक है। ये तो सेम आ जाएगी, इसमें आर डी की भी वैल्यू है, और ये इसकी रेशो एज इट इज गिवन है, डेट इक्विटी रेशो, दिस इज डी ओवर ई, ये भी गिवन है। तो सिंपली वी विल पुट इन द वैल्यूज हियर एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो बाज़ाहिर हमें ये लग रहा था कि ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, बट इट्स वेरी इजी, ठीक है। तो आप देखें, 12% था आर ए, वही फॉर्मूला लिखा है उसने, आर ए प्लस आर ए माइनस आर डी।
12% माइनस 8% और डी ओवर की वैल्यू दी हुई, तो इसको आपने कैलकुलेट कर लिया, दिस कम्स आउट टू बी 14.4%, राइट? इट्स वेरी इजी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन अब फिर इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा डिफरेंट है पहले वाले क्वेश्चन से। इसमें भी एक फॉर्मूला है जो हम यूज करेंगे। तो बिगले कंपनी हैज 5,000 वर्थ ऑफ डेट आउटस्टैंडिंग। इसका कितना डेट है जी? $5,000 का डेट है इसका, ठीक है। दैट इज सेलिंग एट पार, यानी ये बॉन्ड्स वगैरह हैं जो सेल हो रहा है, पार पे ही सेल हो रहा है। द कूपन रेट इज 9%, यानी इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आप पे करें हर साल, दैट इज 9%। और कंपनी टैक्स रेट, इसमें टैक्स है, टैक्स रेट कितना है जी? 34% है, ये टैक्स रेट है, ठीक है। और ये क्या है? ये आपका डेट है, दिस इज द डेट, ठीक है, ये डी है। और ये आपका इंटरेस्ट रेट है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनुअल टैक्स शीट? तो हमें ये पता है जब हम डेट लेते हैं तो डेट की वजह से हमारी जो है वो बचती है, अपना कुछ सेविंग होती है, यानी हमें टैक्स सेविंग होती है डेट की वजह से, क्योंकि हम इंटरेस्ट को पहले माइनस कर देते हैं ना। तो इसकी सेविंग आप कैसे निकाल सकते हैं? सिंपली आप 5,000 को मल्टीप्लाई कर दें 0.09 के साथ, तो आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा। उस इंटरेस्ट के ऊपर बेसिकली टैक्स नहीं लगेगा, तो वो सेविंग में आपका चला जाएगा। तो उसके ऊपर आप टैक्स रेट लगा दें 34%, तो यू विल फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल टैक्स शीट, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टैक्स शीट? इट इज वेरी सिंपल फॉर्मूला। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप सिंपली इस फॉर्मूले में क्या करते हैं, सिंपली आप डेट लेते हैं और डेट के साथ टैक्स का रेट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप कहते हैं ये क्या है? ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड है। ये एनुअल टैक्स शील्ड हो गई 5,000, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लग रहा है और फिर इस इंटरेस्ट के ऊपर आपका कितना टैक्स की सेविंग हो रही है, ठीक है, इतनी टैक्स की सेविंग हो रही है 153 यू विल सेव एवरी ईयर, ठीक है। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड में आप सिंपली फिलहाल फॉर्मूला याद कर लें, ठीक है। लेटर ऑन इफ यू वांट आई कैन आल्सो गिव यू द प्रूफ ऑफ दिस कि हमने इसको कैसे फाइंड आउट किया है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टैक्स शील्ड कितना होता है? जो भी आपका टैक्स रेट है उसको डेट के साथ आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड कितनी है? 1700, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप एक तरह से अपने जहन में रखें, ठीक है। तो दो चीज़ें इसने पूछी थी, एनुअल टैक्स शील्ड कितनी है और उसने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स शील्ड पूछा था, तो दोनों हमने देख लिया, ठीक है, दोनों को देख लिया। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब टैक्स के साथ है, पहले टैक्स नहीं था। अभी देखें फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे सीखा था, हमने कहा था कि यहाँ टैक्स नहीं था, इसीलिए हमने T0 हो जाए तो ये 1 आ जाएगा और 1 एज इट इज आ जाएगा। तो हमारा यही फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ इसमें 1 माइनस टी साथ रहेगा जब टैक्स होगा। तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा, ठीक है। डॉन इनकॉर्पोरेशन हैज 150,000 शेयर्स ऑफ स्टॉक आउटस्टैंडिंग एट अ मार्केट प्राइस ऑफ $30 a शेयर। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 10%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है? के या आर कह लें, रिटर्न ऑन इक्विटी। द कंपनी इज कंसिडरिंग एडिंग 1.5 million ऑफ डेट विद कूपन रेट ऑफ 7%। द डेट विल सेल एट पार, यानी जो डेट आप सेल कर रहे हैं वो उसकी फेस वैल्यू पे ही सेल कर रहे हैं। द टैक्स रेट कितना है? 35%, ठीक है। ये तो आपके पास सिनेरियो हो गया। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ डॉन इनकॉर्पोरेशन बी आफ्टर दे ऐड द डेट टू द कैपिटल स्ट्रक्चर? वो कहता है कि पूरी डॉन कंपनी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, वैल्यू ऑफ डॉन। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, जब आपने डेट इंक्लूड कर लिया तो उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब वैल्यू निकालने का हमने पहले भी देखा था, हमने कहा जो शेयर्स हैं वो क्या होते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं अपनी उसके साथ, जो शेयर की प्राइस है उसके साथ। तो किस चीज़ की वैल्यू आती है? वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म आ जाती है। हमने कहा वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म जो है ये इक्वल होगी वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म के। अगर हम इसको देखते हैं कि इसमें इसमें क्या था, इसमें आप वैल्यू ऑफ इक्विटी ले रहे थे ना, इसमें सिर्फ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी लेते हैं, इसमें आप वैल्यू ऑफ डेट लेते हैं, ठीक है। क्योंकि डेट की जो मार्केट वैल्यू होती है वो और बुक वैल्यू दोनों सेम होती हैं, और इसमें आप डेट की वजह से जो आपकी अच्छा सॉरी, इक्विटी भी लेंगे, इसके अंदर इक्विटी लेंगे। मैं इसको दोबारा करता हूँ, इसको रेज करना है मैंने। ओके जी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। इसमें जो जब आप लीवरेज ऐड कर देंगे कंपनी में तो कुछ तो इक्विटी होगी ना, इक्विटी की वैल्यू आपकी आ जाएगी,
जो भी आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उसके साथ, प्लस आप क्या लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेट लेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेट अभी हमने निकाला, क्या निकाला था, डेट इंटू डेट मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो आपकी जो कंपनी की वैल्यू है वो तो सेम रहेगी दोनों सूरतों में, तो वो आप निकाल लेंगे, ठीक है। फिर वो कहता है कि व्हाट इज द लीवर्ड वैल्यू ऑफ इक्विटी, जब आपने लीवरेज ऐड की आफ्टर एडिंग लीवरेज, ये इक्विटी लीवरेज, लीवरेज इक्विटी है, ये अनलीवर्ड इक्विटी है, ठीक है। अनलीवर्ड इक्विटी में तो आपकी वैल्यू ऑफ कंपनी में सिर्फ इक्विटी ही होती है। तो लेट्स सी, इसको देखते हैं हम। इसकी सारी चीज़ों को हमने देख लिया। यहाँ पे आप देख लें कितने शेयर हैं, 150,000 शेयर हैं, $30 का एक शेयर है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये देखें वही है, वैल्यू ऑफ लीवर्ड कंपनी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी प्लस अनलीवर्ड कंपनी के साथ आप क्या ऐड करेंगे, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेट कैसे निकालेंगे, टैक्स रेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं डेट के साथ। इसको अच्छी तरह से समझ लो, ठीक है। लीवर्ड कंपनी के अंदर आपकी दो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। यानी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हमने, मैं इसको चेंज करके या ऐसे लिख लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेट हमने कहा जो हमारी वैल्यू है ऑफ, वैल्यू ऑफ लीवर्ड कंपनी है, दिस इज इक्वल टू इक्विटी, या आप कह लें कि वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, ठीक है जी। तो अनलीवर्ड कंपनी की वैल्यू कितनी है जी, अनलीवर्ड कंपनी की वैल्यू है जी 150,000 शेयर्स थे, $30 का शेयर था, तो ये आपके पास वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी आ गई, ठीक है। और लीवर्ड कंपनी के अंदर क्या होगा, इट विल ऐड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेट। तो डेट कितना है आपका, डेट उसने बताया है हमें 1.5 मिलियन का, 15 लाख का, ठीक है। 1500,000 का आपका डेट है, तो उसके ऊपर टैक्स रेट 35% है। तो ये हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेट ले ली। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेट ऐड करते हैं हम वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी प्लस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेट। तो आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेट निकाल लिया, आपकी वैल्यू ऑफ लीवर्ड कंपनी आ गई, दैट इज 5,025,000, ठीक है। अच्छा, वैल्यू ऑफ डेट कितनी है जी, वैल्यू ऑफ डेट हमने कहा कि ये है आपकी, उसने बताया हुआ है हमें 1.5 मिलियन, ठीक है। और वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ लीवर्ड कंपनी, इसमें से वैल्यू ऑफ डेट निकाल देंगे तो आपके पास वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। तो कितना डेट है वो उसमें से माइनस कर देंगे, ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ लीवर्ड कंपनी माइनस वैल्यू ऑफ डेट। तो इस लीवर्ड कंपनी के अंदर आपकी इक्विटी कितनी है, दिस इज योर इक्विटी, ठीक है। रिमेनिंग इज इक्विटी, ये 15 लाख या 1500,000 या 1.5 मिलियन निकालने के बाद जो बच जाएगा वो आपकी बेसिकली इक्विटी है। एक दो दोबारा देख लें क्वेश्चन को, ठीक है। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ डॉन बी आफ्टर दे ऐड द डेट, यानी डेट ऐड होने के बाद आपकी कंपनी की जो वैल्यू है वो कितनी, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेट। और फिर उसने कहा कि व्हाट इज द लीवर्ड वैल्यू ऑफ इक्विटी, यानी जो लीवर्ड कंपनी है उसके अंदर इक्विटी कितनी होगी। तो ये दोनों चीजें हमने यहाँ से निकाली, राइट। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बेकर कंपनी हैज एन अनलीवर्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अनलीवर्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है, दिस इज वैक। और वैक को हमने क्या बोला था, वी हैव सेट द वैक
इक्वल टू रिटर्न ऑन एसेट्स, यानी हमारे पास जितने भी एसेट्स हैं उनसे जो हम अर्न कर रहे हैं वो इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इट इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हैज एन अनलिवर्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 12% एंड अ टैक्स रेट इसमें गिवन है, पिछले क्वेश्चन में नहीं था, 35% टैक्स रेट है। द एक्सपेक्टेड एबिट इज $1200, ठीक है। एबिट $1200, द कंपनी हैज 3000 of debt which is selling at par, the coupon rate is 8%, coupon rate 8% है, ठीक है, और ये डेट है, so, वो उसके ऊपर बिक रहा है, पार के ऊपर बिक रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्म, फर्म की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल है जी, आप निकालेंगे, इसमें हम कहते हैं कि कैसे निकालेंगे जी, आपका जो एबिट है आफ्टर टैक्स एबिट, आफ्टर टैक्स एबिट जो है वो क्या होगा जी, आफ्टर टैक्स एबिट आपका कैश फ्लो होगा, ठीक है। हमने जो हम कहते हैं जी कि ये जो है इसका, हम इसमें से कैश फ्लो निकालेंगे सबसे पहले। कैश फ्लो कैसे निकलेगा, एबिट को लेंगे, आफ्टर टैक्स एबिट क्या होता है, व्हाट इज आफ्टर टैक्स एबिट, हम कहते हैं कि आफ्टर टैक्स एबिट प्लस आफ्टर टैक्स, यानी 1 - t कर देते हैं, और इसमें अगर हम ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन या नॉन कैश एक्सपेंसेस को, तो ये क्या बन जाता है, इट बिकम्स अस आवर ऑपरेटिंग कैश फ्लो या फ्री कैश फ्लो बन जाता है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, या इसको हम फ्री कैश फ्लो भी कहते हैं, उस साल का फ्री कैश फ्लो ये होगा। तो ये आपका फ्री कैश फ्लो बन जाएगा। इसमें अगर हम डेप्रिसिएशन वगैरह ऐड करें, हमारे इस सिनेरियो में डेप्रिसिएशन वगैरह गिवन ही नहीं है, तो वी एज्यूम कि डेप्रिसिएशन इज जीरो, ठीक है, डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन। तो आप एबिट 1 - t करेंगे, डेप्रिसिएशन जीरो है, टैक्स को करके ये फाइंड आउट करेंगे, तो ये आपके पास फ्री कैश फ्लो आ जाएगा। फ्री कैश फ्लो आ गया आपके पास। तो हम ये समझते हैं कि जो रिटर्न है, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट्स जो है ये बेसिकली आपका रिटर्न ऑन एसेट्स, या आप इसको कहेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिटर्न ऑन एसेट्स भी कहते हैं हम इसको। आपकी यहाँ पे कंपनी के अंदर ये वो कहते हैं अनलीवर्ड है, अनलीवर्ड है, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये अनलीवर्ड रिटर्न ऑफ द कंपनी अनलीवर्ड है। और चूंकि हम अकाउंटिंग में जब पढ़ते हैं कि एक कंपनी जब चल रही होती है तो हम कहते हैं वो गोइंग कंसर्न है, वो हमेशा ऐसे चलती रहेगी। तो वो कह रहा है कि 12% अगर रिटर्न है इसका, और ये इस तरह से चलती रहे, और इसके फ्री कैश फ्लो जो है हर साल के एक्सपेक्टेड एबिट इसका ये है। अब इसने कुछ मेंशन नहीं किया किस साल का, कब का, इट मीन्स इट इज ऑन गोइंग प्रोसेस। इफ इट इज ऑन गोइंग प्रोसेस, इफ इट इज ऑन गोइंग प्रोसेस, तो इसका मतलब फ्री कैश फ्लो इसका अगले साल, उससे अगले साल, उससे अगले साल, सब सालों का कितना होगा, यही इसका कैश फ्लो होगा, विच वी कैन फाइंड 1200 इंटू 1 - 35%, तो ये 0.65 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू कि हाउ मच द वैल्यू इज कमिंग। ये इसका फ्री कैश फ्लो है, ये जीरो है ऑलरेडी डेप्रिसिएशन इसकी, तो ये इसका फ्री कैश फ्लो आ रहा है। तो हर साल में हम कहते हैं इसका कैश फ्लो क्या चल रहा है, यही चल रहा है। और कब तक के है, हम कहते हैं गोइंग कंसर्न, ईयर का मेंशन नहीं किया हुआ। तो व्हाट इट फॉर्म्स आउट, हम कहते हैं किसी भी हम कंपनी की जब वैल्यू निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, हम कहते हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज देखते हैं। तो इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज क्या होगा, तो कैश फ्लोज तो आपके इसके अंदर जो अकर कर रहे हैं अप टू टाइम इन्फिनिटी, फॉर एवर है ना, क्योंकि ईयर वेयर का इसका जिक्र ही नहीं है। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू ऑफ फॉर्म निकलेगी वो किस तरह से निकलेगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपीच्युटी से निकलेगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपीच्युटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपीच्युटी में हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जो भी कैश फ्लो होता है, जो कि सेम होता है हर पीरियड का, जो भी कैश फ्लो होगा आपका, तो जो भी आपका कैश फ्लो है उसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, किससे, डिस्काउंट रेट के साथ। तो जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न है वही हमारा आपका क्या बन जाएगा, दैट इज आवर डिस्काउंट रेट। तो ये 12% बेसिकली इट विल वर्क एज ए डिस्काउंट रेट। तो हम इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगी,
दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म, अनलीवर्ड फॉर्म की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और इसमें रिटर्न ऑफ एसेट्स हम देख रहे हैं, इट इज़ रिटर्न ऑन एसेट्स, बट चूंकि ये इसके अंदर लीवरेज नहीं है, हम इसको आर ए तो बोल सकते हैं, लेकिन आर ए तो हमारे पास रहेगा जब हम डेट इंक्लूड करेंगे तब भी रहेगा ना उसके अंदर, ठीक है। तो अनलीवर्ड इसका जो है इसने क्योंकि मेंशन किया अनलीवर्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी अनलीवर्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है, इसमें आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल रहा है वो सिर्फ रिटर्न ऑन इक्विटी से निकल रहा है, इसमें डेट है ही नहीं, डेट इंक्लूडेड ही नहीं है, डेट जीरो। अनलीवर्ड का मतलब ये है। लेकिन इसके अंदर आपने क्या किया है, द कंपनी हैज 3000 डेट विच इज सेलिंग एट पार, तो आप कह रहे हैं कि इसके अंदर डेट भी आ चुका है, अब डेट भी आ चुका है। तो इसका मतलब हम जो वैल्यू निकालना चाह रहे हैं फर्म की वो अब लीवर्ड निकालना चाह रहे हैं, जबकि हम यहाँ पे अभी जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा इसके अंदर हम वैल्यू निकाले हैं वो अनलीवर्ड फॉर्म की निकाल रहे हैं, बिकॉज जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो अनलीवर्ड दिया हुआ है हमें। तो फ्री कैश फ्लो भी हम जो निकाल रहे हैं वो भी उसी के हिसाब से निकाल रहे हैं। तो आप देखें फ्री कैश फ्लो इसका निकाला, कैश फ्लो जो है आपका ये यहाँ से निकला ये आ गया, और आर से डिवाइड कर देंगे तो यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी, ठीक है। वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी कैसे निकालेगी, आपने यही निकाला, ठीक है। 1200.65 से मल्टीप्लाई किया और 0.12 से आपने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये परपिचुटी की बेसिकली ये परपिचुटी की वैल्यूज लगा रहा है, तो परपिचुटी है, फॉर एवर है, तो आपकी इसकी वैल्यू होगी 6500, दिस इज अनलीवर्ड, अनलीवर्ड की आपकी वैल्यू होगी। अब आप जब इसको फाइंड आउट करेंगे लीवर्ड के लिए, तो लीवर्ड के लिए हमने अभी पीछे भी फॉर्मूला पढ़ा था कि वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कंपनी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेट। तो क्योंकि डेट इसके अंदर इंक्लूड हो चुका है 3000 का, तो आप वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड आपने अभी यहाँ निकाली, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई आपकी, ठीक है, ये यहाँ लिख दिया आपने। और डेट आपके पास 3000 था, टैक्स रेट भी गिवन था, तो यू कुड ऐड दिस, ठीक है। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेट को ऐड कर दिया इसके अंदर, तो यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म इज 7550, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था, ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन था, ठीक है, वैल्यू ऑफ द फॉर्म निकालने थी, राइट। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट है जी, चार्ली एंड कंपनी हैज 2500 इन बॉन्ड्स आउटस्टैंडिंग that are selling at par, par पे sell हो रहे हैं, the bonds have a 7% coupon rate and pay interest annually, the expected EBIT is 1400 and the unlevered cost of unlevered, ये बिल्कुल वैसे होगा जैसे पिछला क्वेश्चन हुआ है, यानी आप पहले वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म निकालेंगे, ये जो आपका है कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये वाला, इसको अनलीवर्ड रिटर्न, यानी इसको कॉस्ट आप कह सकते हैं, दिस इज रिटर्न ऑन अनलीवर्ड एसेट्स, ठीक है। तो वैसे ही लिखेंगे आप जो जो अभी आपने फॉर्मूला लिखा था, दिस इज एबिट, बिकॉज टैक्स रेट इज गिवन हियर, टैक्स है ना, हाँ टैक्स है, एबिट आफ्टर टैक्स। बेसिकली हम क्या लगा रहे हैं, बेसिकली हम इसके अंदर ये कैश फ्लो बना रहे हैं, देर इज नो डेप्रिसिएशन गिवन, देर इज नो ईयर्स गिवन, इट मीन्स इट्स कंटिन्यूइंग, इट्स गोइंग कंसर्न। सो व्हाट वी आर फाइंडिंग, ये फ्री कैश फ्लो है बेसिकली आपका, दिस इज द कैश फ्लो, और ये इसको डिवाइड कर रहे हैं आप डिस्काउंट रेट के साथ, आर के साथ, विच इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपीचुटी। तो कैश फ्लो आपने यहाँ से निकाला और इसको डिवाइड कर दिया आपने अनलीवर्ड एसेट्स का रिटर्न के साथ, विच इज कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है। ये आपने निकाल लिया, ये निकाल लिया, तो फिर आपने नेक्स्ट क्या करना है, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म जब आप निकालते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेट, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेट, पी वी, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेट क्या होता है, टैक्स रेट इनटू डेट, ठीक है। डेट कितना है इसके अंदर जी, डेट है 22,500 का, ठीक है। तो ये करेंगे तो वैल्यू ऑफ डेट, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म आ जाएगा, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म में से आपने निकाल देना है डेट को, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी आपके पास, वैल्यू ऑफ इक्विटी इन अनलीवर्ड, इन लीवर्ड कंपनी, वैल्यू ऑफ लीवर्ड कंपनी माइनस डेट कर देंगे, तो यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है।
लेकिन वो तो कह रहा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताएं मुझे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का वो कह रहा है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए हमारे पास वही जो पुराना फॉर्मूला है वो हम यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेड वी आर यूजिंग दिस, क्योंकि हमने अभी एक क्वेश्चन किया था, उसमें डिफरेंट चीज़ पूछी हुई थी, उसमें वैल्यू पूछ रहा था। वैल्यू ऑफ इक्विटी तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ आप जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज बेसिकली आर ई, आर ई आपने निकालना, ठीक है। तो हमारे पास अगर हमें फॉर्मूला नहीं याद होता तो हम इसको याद रख लें, वैक वाले फार्मूले को जो हमने पहले किया था, ठीक है। इसी को याद कर लें, वैक किसके बराबर होता है, और इससे हमने जो फार्मूला ड्राइव किया था दैट कम्स आउट टू रिटर्न ऑफ इक्विटी, ये निकाला था हमने। आर ई इज इक्वल टू रिटर्न ऑफ ऑन एसेट्स। तो यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट्स क्या है? ये आर ए यही है जिसको हम अनलिवर्ड कह रहे थे, दिस इज आर ए, ठीक है। और प्लस आर ए माइनस आर डी, यही फॉर्मूला हमने यूज किया था। आर डी यानी कॉस्ट ऑफ डेट कितना है? कॉस्ट ऑफ डेट कितना है जी? कॉस्ट ऑफ डेट इज 7%, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेट इज 7%, लेकिन इसके साथ हमने क्या लगाया हुआ था? इसके साथ क्या लगा हुआ था जी? इसके साथ डेट इक्विटी लगी हुई थी, डेट इक्विटी, डेट इक्विटी रेशियो लगी हुई थी। डेट कितना है और इक्विटी कितनी है? और जब हमने पिछला क्वेश्चन किया था तो उसमें टैक्स रेट नहीं था, अगर टैक्स रेट होगा तो 1 माइनस टी भी हो जाएगा, ठीक है। तो टैक्स रेट यहाँ पे गिवन है, तो टैक्स रेट आपके पास 35% है, यू विल यूज दिस टैक्स रेट, ठीक है। डेट इक्विटी की रेशियो जो है वो यू कैन फाइंड आउट, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप? आपके पास अगर डेट की वैल्यू भी है और इक्विटी की वैल्यू भी है तो यू कैन फाइंड आउट दी, यहाँ से फाइंड करेंगे, ठीक है। जो आपके पास वैल्यू गिवन है, वैल्यू ऑफ इक्विटी आपने निकाली ना, वैल्यू ऑफ डेट भी है, तो दोनों के साथ आप डेट इक्विटी की रेशियो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो देखें इसमें वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है आपने। डेट तो आपके पास है, गिवन है, इक्विटी नहीं है, तो इक्विटी निकालने के लिए ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा जो हमने पहले बात की है, जिसकी ये वाला प्रोसेस, ये आपकी वैल्यू ऑफ इक्विटी निकलेगी जिसको आपने ई लिखा है यहाँ पे, ठीक है। बाकी वैल्यूज आपके पास हैं, ये 10% है, ये 7% है, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे? फर्स्ट यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म, ठीक है, उसी तरह से जो हमने बात की थी। फिर वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म निकालेंगे, ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेट है। और फिर आप वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालेंगे, वैल्यू ऑफ लीवर्ड कंपनी माइनस वैल्यू ऑफ डेट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी ये आ गई, तो ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है। यहाँ पे जैसे ही पुट करेंगे तो देन यू कैन फाइंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। ये आपने वहाँ पुट कर दिया, इट कम्स आउट टू बी 10.65%, सो वेरी सिंपल एंड इट इज़ ऑल्सो डन, ठीक है। नाउ आई थिंक इट्स द लास्ट क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। यूजिंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लास्ट प्रॉब्लम, वो कहते हैं पिछले प्रॉब्लम में अभी जिस जो हमने किया है उसके हिसाब से, यू हैव डेट 2500, उसमें डेट था, इक्विटी भी हमने निकाली थी, ये थी, और वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म भी हमने निकाली थी, ये थी, और आ, जो कॉस्ट ऑफ डेट था वो 7% थी, और जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने निकाली वो ये थी, और टैक्स रेट ये था। तो कहता है वैक निकालें इससे, तो वैक के लिए क्या चाहिए हमें? वैक के लिए हमें डेट, इक्विटी, टोटल वैल्यू, और कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये सारी चीज़ें चाहिए, सारी चीज़ें हैं। ये कॉस्ट ऑफ डेट है, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ठीक है। ये वैल्यू है, ये वैल्यू है डेट की, ठीक है। और ये आपकी वैल्यू इक्विटी की भी निकाली थी, ये इक्विटी की वैल्यू है, ठीक है। तो यू कैन पुट इन ऑल वैल्यूज इन द वैक फार्मूला, वैक का फार्मूला है, ठीक है। इक्विटी कितनी निकाली आपने? ये निकाली, और ये आपने वैल्यू निकाली टोटल, डेट प्लस इक्विटी इज इक्वल टू टोटल, टोटल को हम भी कह रहे हैं वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ फॉर्म। तो ये आपकी ये थी, तो ये 2500 है, ठीक है। ये आपने वैल्यू निकाली थी अभी, cost of equity, so you can find out the cost of capital, which comes out to be 9.12%. So this is how you will do this, do with these slides. I hope you can understand this very easily, ठीक है।
तो थैंक यू वेरी मच। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिएगा, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।